हेलो एवरीवन। तो आज हमें द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का जो एक्ट है उसके चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करना था, जो कि फंक्शन एंड पावर्स ऑफ कमीशन के बारे में बात करता है। जो सेक्शन 12 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 12 बात करता है फंक्शन ऑफ कमीशन। तो कमीशन के पास कौन कौन से फंक्शन होंगे, कौन कौन से, तो कमीशन शैल परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो कौन कौन सी फंक्शन फॉलो करेगा? सबसे पहले इंक्वायरी करेगा, मतलब इंक्वायरी करने का। तो इंक्वायरी या तो सुमोटो करेगा, कोई पेटिशन किसी ने प्रेजेंट किया है, किसी विक्टिम ने या किसी एनी अदर पर्सन ने, एनी पर्सन ऑन दिस बिहाफ, ऑन डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या तो किसी का डायरेक्शन मिला है, ऑर्डर मिला है कोर्ट का, इनटू कंप्लेंट। कंप्लेंट किससे रिलेटेड की वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ है, अबेटमेंट हुआ है उसका, या फिर नेग्लिजेंस किया है किसी ने प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन में, किसी पब्लिक सर्वेंट ने। बी बात करता है कि वो इंटरवीन कर सकते हैं किसी भी प्रोसीडिंग में जिसमें एलिगेशन है इन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जो कि पेंडिंग है किसी कोर्ट में, विद अप्रूवल ऑफ सच कोर्ट, के कोर्ट से अप्रूवल लेने के बाद। सी बात करता है विजिट कर सकते हैं वो, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। फर्क नहीं पड़ता है किसी और लॉ में क्या लिखा हुआ है, विजिट कर सकते हैं एनी जेल अदर इंस्टीट्यूशन जो भी है कंट्रोल में स्टेट गवर्नमेंट के, वेयर पर्सन आर डिटेन, जहाँ पे पर्सन को डिटेन करके रखा जाता है, लॉज करके रखा जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट, या तो किसी ट्रीटमेंट के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए, या प्रोटेक्शन के लिए, फॉर स्टडी ऑफ लिविंग कंडीशन की, वो लिविंग कंडीशन को स्टडी करेंगे और इनमेट्स करेंगे देयर ऑफ, मेक रिकमेंडेशन देयर ऑन टू द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को उसके बारे में कंडीशन सुधारने के लिए वो उनको फिर रिकमेंडेशन देंगे। तो मतलब लिखा हुआ है कि लिविंग कंडीशन को देखते हुए वो इनमेट्स देयर ऑफ एंड मेक्स रिकमेंडेशन देयर ऑन टू द गवर्नमेंट। फिर डी पॉइंट बात करता है रिव्यू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड बाय और अंडर द कमीशन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। तो रिव्यू कर सकते हैं जो भी सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं कमीशन को, सॉरी, रिव्यू और सेफगार्ड कर सकते हैं जो कि प्रोवाइडेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, जो है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए है, जो रिकमेंडेशन मेजर्स जो कि रेकमेंड किए हैं उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को। तो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है किसी भी तरीके का अलग अदर लॉ टाइमिंग इन फोर्स में, या कुछ भी प्रोवाइड किया गया है सेफगार्ड वगैरह जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, तो उनके लिए वो रेकमेंड कर सकते हैं मेजर्स जो कि इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम आए। ई पॉइंट बात करता है वो रिव्यू फैक्टर्स करेंगे, रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म को देखेंगे, या इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स का जो भी एंजॉयमेंट में जो भी इनहिबिट है, कि मतलब जो ह्यूमन राइट्स हैं वो अच्छे से एंजॉयमेंट हो, और रेकमेंड करेंगे अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स की, क्या क्या रेमेडियल मेजर्स लेना चाहिए। फिर एफ पॉइंट में स्टडी ट्रीटीज, तो ट्रीटीज को स्टडी करेंगे, अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट को वह यहाँ पे स्टडी करेंगे जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, और उनकी रिकमेंडेशन करेंगे कि क्या इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने यहाँ पे भी ये चीजें ऐड होना चाहिए, मतलब उसकी रिकमेंडेशन करेंगे। और अंडरटेक करेंगे, प्रमोट करेंगे रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स में वो रिसर्च और वगैरह प्रमोट करेंगे। फिर ऐसे में आता है कि स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी, तो ह्यूमन राइट्स लिटरेसी को स्प्रेड करेंगे वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, और प्रमोट करेंगे अवेयरनेस, सेफ गार्ड जो कि अवेलेबल होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स, इन राइट्स के लिए जो भी प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है उनके बारे में वो अवेयरनेस फैलाएंगे। किस चीज के माध्यम से? तो थ्रू पब्लिकेशन, या फिर मीडिया, सेमिनार, या अदर अवेलेबल मेजर्स जो है उनके थ्रू। आई पॉइंट बात करता है एनकरेज करेंगे एफर्ट्स को नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में ऑफ ह्यूमन राइट्स में। और जे पॉइंट बात करता है जो कि अदर फंक्शन जो कि उनको नेसेसरी लगते हैं प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए। तो ये आप क्या है याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ फंक्शंस को याद रखना है कि क्या क्या फंक्शंस है कमीशन के। तो मैंने आपको एक बार डिस्कस करके बता ही दिया है, और फिर भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आई पॉइंट से मैं बता रहा था, जैसे यहाँ तक मुझे है, तो मैं एनजीओ के बारे में बात कर रहा था कि एनकरेज करेंगे वो जो कि एनजीओ के हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि ह्यूमन राइट्स से कर रहे हैं, और जो अदर फंक्शन है जो कि उनको नेसेसरी लगता है कि प्रमोशन में काम आएंगे ह्यूमन राइट्स के, तो वो करेंगे। तो सेक्शन नंबर 13 से पढ़ते, सेक्शन नंबर 13 बात करता है पावर्स रिलेटेड टू इंक्वायरीज। तो जो कमीशन है जब भी कोई इंक्वायरी कर रहा है किसी कंप्लेन की इस एक्ट में, तो उसके पास पावर होंगी सिविल कोर्ट की, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गई है 1908 का जो एक्ट है, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 है।
और कौन-कौन सी पावर्स होंगी, तो समोनिंग मतलब किसी को बुलाना, समोनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस। तो किसी भी विटनेस को बुला सकते हैं और एग्ज़ामिन कर सकते हैं उनको ओथ पे, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन करा सकते हैं, मतलब मँगा सकते हैं या डिस्कवरी करा सकते हैं। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट पे एविडेंस ले सकते हैं। रिक्वायनाइज़िंग रिक्विज़िनिंग मतलब एनी पब्लिक रिकॉर्ड है या कॉपी है जो कि कोर्ट ऑफ ऑफिस में है। कमीशन इश्यू कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट के लिए, या एनी अदर मैटर व्हिच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो उस मैटर्स को जो भी प्रिस्क्राइब की हो। तो जो कमीशन है उसके पास पावर इन रिक्वायर एनी पर्सन सब्जेक्ट टू प्रिविलेज व्हिच दे मे बी क्लेम्ड अंडर द दैट पर्सन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो वो किसी पर्सन को यहाँ पे बुला सकते हैं, जो भी उसको प्रिविलेज है उसको ध्यान में रखते हुए कि जो उस पर्सन के पास अगर कुछ प्रिविलेज है, ऐसे किसी पर्सन के पास प्रिविलेज होती है कि वो वहाँ पे नहीं आना चाहता तो नहीं आ सकता, कि वो फर्निश तो क्यों बुलाया जाएगा, टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑन सच पॉइंट्स, कि वो उस पॉइंट्स पे इन्फॉर्मेशन दे या उन मैटर्स पे जो भी उनके ओपिनियन है कमीशन की कि यूज़फुल है, रिलेवेंट है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी से। और पर्सन जो कि रिक्वायर्ड होगा शैल डीम टू बी लीगली बाउंड टू फर्निश, तो जिस पर्सन को बुलाया जाएगा वो लीगली बाउंड होगा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सच इन्फॉर्मेशन विद इन द मीनिंग ऑफ 176, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सेक्शन 176 में, 177 में, आईपीसी में मानी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। मतलब ये देख सकते हैं 176 में और 177 में इन्फॉर्मेशन से ही रिलेटेड रहता है कि पब्लिक सर्वेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वो यहाँ पे मानी जाएगी। फिर कमीशन और एनी अदर ऑफिसर जो है जिनका रैंक जो है, जो कि गैजेटेड ऑफिसर से कम नहीं है, स्पेशली ऑथराइज किया गया है इस बिहाफ में कमीशन के द्वारा, वो एंटर कर सकता है किसी बिल्डिंग, किसी भी प्लेस में, जो कि कमीशन को लगता है रीज़न टू बिलीव है कि वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंक्वायरी हो सकते हैं, और वो वहाँ पे उन्हें सीज़ कर सकते हैं, मतलब वो सीज़ कर सकते हैं एनी डॉक्यूमेंट, या फिर उनकी एग्ज़ैक्ट कॉपीज़ वो बना सकते हैं। एक एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं या कॉपीज़ देयर फ्रॉम, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 100, तो यहाँ पे सेक्शन 100 लग जाएगा सर्च वाला, सीआरपीसी का, एज़ मे बी एप्लीकेबल। तो सबसेक्शन 4 बात करता है कमीशन शैल डीम टू बी अ सिविल कोड, तो कमीशन को यहाँ पे हम सिविल कोड मानेंगे व्हेन द ऑफेंस एज डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 175, 178, सेक्शन 179, 180 और 228 ऑफ द आईपीसी। तो जो कमीशन के हम यहाँ पे सिविल कोड मानेंगे, और जो भी ऑफेंस डिस्क्राइब किया गया है वो यहाँ पे ये सेक्शन जो दिए हैं आईपीसी के, इज कमिटेड विद प्यू और प्रेजेंस ऑफ द कमीशन में आफ्टर रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस, तो कमीशन जब उन एक्ट को जो भी उनको लगता है तो उनको पहले रिकॉर्ड करेंगे जिनको उनको लगता है कि वो ऑफेंस कर रहे हैं, एंड द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज एज प्रोवाइडेड फॉर द सीआरपीसी, और जो भी स्टेटमेंट है एक्यूज के जो भी प्रोवाइड किए गए हैं सीआरपीसी में, और फॉरवर्ड कर देंगे उन केसेस को मैजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिडिक्शन है, टू ट्राई द सेम, कि वो ट्राई कर सकते हैं, द मैजिस्ट्रेट whom सच केस इज फॉरवर्डेड, और जिस मैजिस्ट्रेट को ये केस फॉरवर्ड किया गया है वो प्रोसीड करेगा कंप्लेन को अगेंस्ट द एक्यूज, तो एक्यूज के अगेंस्ट सुना जाएगा एज इफ ही हैज बीन फॉरवर्डेड टू हिम अंडर सेक्शन 346 ऑफ द सीआरपीसी। तो मैजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिडिक्शन होगी वो यहाँ पे सुनेंगे वो चीज को, जिनके पास यहाँ पे ट्रांसफर किया गया हो वो यहाँ पे कंप्लेन को हियर करेंगे अगेंस्ट द एक्यूज, और जैसे कि उनको फॉरवर्ड की गई हो सेक्शन 346 ऑफ सीआरपीसी में। और जो भी प्रोसीडिंग है कमीशन के पास वो यहाँ पे मानी जाएगी डीम टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193, तो 193 और 228 में उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे, और पर्पसेस ऑफ सेक्शन 196 और 196 के पर्पस के लिए ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड, एंड कमीशन शैल बी डीम टू बी अ सिविल कोड, तो कमीशन को यहाँ पे सिविल कोड मानेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 195, तो 195 एंड चैप्टर 16 ऑफ सीआरपीसी। तो जो सेक्शन 195 है वो उसमें क्या रहता है कि कोई भी सीआरपीसी का, कि अगर किसी ने फॉल्स एविडेंस या वो उसकी तो उसकी कंप्लेन जो होती है, या फिर सेक्शन 16 जो रहता है सीआरपीसी का वो उसी चीज से डील करता है, तो वहां पे वो माना जाएगा। फिर वेयर द कमीशन कंसीडर नेसेसरी एक्सपीडिएंट टू डू सो, जब भी कमीशन को जरूरी लगता है ऐसा करना तो वो ऑर्डर करके ट्रांसफर कर सकता है कंप्लेन जो कि फाइल की गई है
और पेंडिंग है स्टेट कमीशन में ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट कमीशन के स्टेट में अगर वो कंप्लेंट फाइल है, तो फ्रॉम व्हिच द कंप्लेंट अराइजेस फॉर डिस्पोजल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो जब भी कमीशन को अगर ये ज़रूरी लगता है, एक्सपीडिएंट लगता है, तो वो ऑर्डर देके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी कंप्लेंट फाइल की गई है और पेंडिंग है उसके पास, टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे उसके स्टेट की, व्हिच द कंप्लेंट अराइजेस, की जहाँ से वो कंप्लेंट आई है, कि वो डिस्पोज़ करें इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा है नो सच कंप्लेंट शैल बी ट्रांसफर्ड। उस कंप्लेंट को तब तक ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जब तक द सेम इज रिस्पेक्टिंग विच द स्टेट कमीशन हैज जुरिडिक्शन टू एंटर इन द सेम। तो तब तक उसके पास ये चीजें ट्रांसफर नहीं की जाएंगी जब तक उसके पास वो जुरिडिक्शन नहीं होगी उसको सुनने की। तो पहले क्या है कि पहले उसके पास जुरिडिक्शन होना चाहिए उसको सुनने का, तभी वो सुना जाएगा, तभी उसके पास मतलब उसको जिस स्टेट में भेज रहे हैं उस स्टेट के पास यहाँ पे जुरिडिक्शन होना चाहिए उसको सुनने के लिए। Where every complaint transferred under subsection 6 shall be dealt with or disposed of by the state commission as if the complaint initially filed before it। तो जो भी कंप्लेन यहाँ पे भेज दी गई सबसेक्शन 6 में उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया गया स्टेट कमीशन, जैसे कि उसको इनिशियली फाइल किया गया उसके साथ, उसके सामने शुरुआत से ही फाइल किया गया था। सेक्शन 14 बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो जब भी कमीशन को है फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी इन्वेस्टिगेशन, जब भी कमीशन कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है यहाँ पे पर्टेनिंग टू इंक्वायरी, की इंक्वायरी से रिलेटेड, वो यूटिलाइज कर सकता है सर्विस किसकी, एनी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है या किसी स्टेट गवर्नमेंट की है, विद द कॉन्करेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज अ केस में भी। तो जब भी कमीशन को अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी इंक्वायरी से रिलेटेड, मतलब पर्टेनिंग टू द इंक्वायरी, तो वो यूटिलाइज कर सकता है किसकी, तो वो किसी भी ऑफिसर को यूटिलाइज कर सकता है या किसी एजेंसी को यूटिलाइज कर सकता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, विद द कांग्रेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी से। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी मैटर पर्टेनिंग टू द इंक्वायरी। तो जो भी चीजें हैं जो कि इंक्वायरी से रिलेटेड है, एनी ऑफिसर और एजेंसी whose the services are utilized in the subsection 1 may subject to the direction and control of the commission। तो जब भी कोई पर्पस है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड या पर्टेनिंग टू इंक्वायरी से रिलेटेड, तो जो भी ऑफिसर है एजेंसी है उनकी सर्विस यूटिलाइज की जा रही है, वो कंट्रोल में रहेंगी कमीशन के, क्या कर सकती हैं वो सबसे पहले, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन और कंट्रोल में रह के कमीशन के उनके पास ये क्या क्या पावर्स होंगी, वो समन कर सकती हैं, मतलब किसी को बुला सकती हैं, उनके अटेंडेंस करवा सकती हैं, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिन हिम, तो उनको एग्जामिन कर सकती हैं। फिर रिक्वायर कर सकती हैं डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, तो किसी भी पर्सन से डिस्कवरी या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकती हैं, मतलब किसी से भी डॉक्यूमेंट या और उनकी डिस्कवरी मंगा सकती हैं, मतलब उनसे कुछ भी डिस्कवर करने के लिए कह सकती है ला के दीजिए, और फिर रिक्वायर कर सकती है एनी पब्लिक रिकॉर्ड, जो भी उनको पब्लिक रिकॉर्ड चाहिए वो मंगा सकती हैं कॉपी उनके, देयर फ्रॉम एनी ऑफिस, तो उन ऑफिस से वो कॉपी मंगा सकती हैं। फिर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 15, तो जो भी प्रोविजन है, सॉरी सबसेक्शन इज सेक्शन 15, जो भी प्रोविजन है सेक्शन 15 के अप्लाई होंगे रिलेशन टू एनी स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन बिफोर ऑफिसर और एजेंसी वो सर्विस आर यूटिलाइज्ड अंडर सबसेक्शन 1 as they apply in relation to statement made by any person in course of giving evidence before commission। तो यहाँ पे माना ही जाएगा कि जो प्रोविजन है सेक्शन 15 के वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे कि जिस पर्सन ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है किसी भी ऑफिसर और एजेंसी को जो कि यूटिलाइज की गई इनकी सर्विस सबसेक्शन 1 में, जैसे कि वो स्टेटमेंट उसने उस पर्सन ने किसको दिया हो, कमीशन को दिया हो, उस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो भी ऑफिसर होगा और एजेंसी होगा जिसकी सर्विस यहाँ पे सबसेक्शन 1 में यूटिलाइज की गई है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इनटू एनी मैटर पर्टेनिंग टू इंक्वायरी, तो इंक्वायरी से रिलेटेड वो उन मैटर्स को यूज करेंगी। तो जो भी ऑफिसर या एजेंसी है मतलब जिनकी सर्विस यहाँ पे सबसेक्शन 1 में यूटिलाइज की गई है, शायद इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, जो कि उन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगी जो कि इंक्वायरी से रिलेटेड है, पर्टेनिंग टू इंक्वायरी, और सबमिट कर देगी उनकी रिपोर्ट कमीशन को विद इन सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड द कमीशन इन दिस बिहाफ, की जब तक
उस पीरियड के अंदर जितना कि पीरियड कमीशन ने दिया होगा, उस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। फिर सबसेक्शन 5 बात करता है कमीशन शैल सैटिस्फाई इटसेल्फ अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट्स स्टेटेड एंड कंक्लूजन। तो कमीशन जो है पहले अपने आप को सैटिस्फाई करेगा कि जो करेक्टनेस है, जो फैक्ट उनके पास स्टेट किए गए हैं और जो कि कंक्लूजन है। और इफ दे अराइव्ड एट द फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड टू इट, और जब वो इस रिपोर्ट पे आ गए कि जो उनको फाइनल रिपोर्ट मतलब जब वो ये जब भी उस कंक्लूजन में आए, फाइनल रिपोर्ट जो कि इनको नहीं, मतलब जो भी एट द रिपोर्ट सबमिटेड टू इट, जो कि उनको रिपोर्ट सबमिट की गई अंडर सबसेक्शन 4 में, फॉर दिस पर्पस दैट द कमीशन में मेक इंक्वायरी इंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन हुज कंडक्ट और हुज कंडक्टेड और असिस्टेड इन द इन्वेस्टिगेशन एज मे थिंक फिट। तो कमीशन जो है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो फैक्ट स्टेट किए गए हैं वो करेक्ट हैं, तो वो अगर ये कंक्लूजन में आए कि उनको जो रिपोर्ट सबमिट की गई सबसेक्शन 4 में, तो वो कमीशन क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और उसमें एग्जामिन कर सकते हैं उन पर्सन को जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की है। सिंपल सी बात, मतलब जो पर्सन यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको भी कमीशन एग्जामिन कर सकता है। सेक्शन 15 बात करता है स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू द कमीशन। So no statement made by a person in the course of giving evidence before the commission shall subject him to be used against him in any civil or criminal proceeding, except the prosecution for giving false evidence by such a statement। तो जो भी स्टेटमेंट वो पर्सन दे रहा है कि यहाँ पे कर्स ऑफ गिविंग एविडेंस बिफोर द कमीशन, मतलब जो कमीशन के पास समक्ष जो भी हो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है उसको कहीं भी यूज नहीं किया जाएगा किसी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। लेकिन तब हो पाएगा जब अगर उसने फॉल्स एविडेंस दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर प्रोवाइडेड दैट द स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट का क्या होगा, इफ इट इज मेड इन रिप्लाई टू द क्वेश्चन विच ही इज रिक्वायर्ड बाय कमीशन टू आंसर। अगर वो स्टेटमेंट तब दिया गया जब उस क्वेश्चन को जिसको कमीशन को उसको आंसर देने में उसको देना पड़ा, कमीशन ने कुछ क्वेश्चन पूछा था उसको आंसर को देने में देना पड़ा, या फिर इफ इट्स रिलेवेंट टू सब्जेक्ट मैटर इंक्वायरी, और वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट जब अगर इस तरीके से यहाँ पे बोला जाएगा, तब यहाँ पे अगर वो फॉल्स होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिर सेक्शन 16 बात करते हैं पर्सन लाइकली टू बी प्रेजुडिशियसली अफेक्टेड टू बी हर्ड। तो अगर किसी भी स्टेज ऑफ इंक्वायरी में ऐसा लगता है कमीशन नेसेसरी, इट इज कंसीडर नेसेसरी टू इंक्वायर इनटू कंडक्ट। तो अगर किसी भी स्टेज पे इंक्वायरी में अगर कमीशन को ऐसा लगता है कि जो नेसेसरी है कि इंक्वायरी की जाए कंडक्ट ऑफ किसी पर्सन में, या ओपिनियन है कि रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन इज लाइकली टू बी प्रेजुडिशियसली अफेक्टेड बाय द इंक्वायरी। तो जब भी कमीशन को दो चीजें लगती हैं, तो उनको लगता है कि इंक्वायरी करा जाना चाहिए किसी पर्सन के कंडक्ट पे, या फिर उनका ओपिनियन है कि किसी के रेपुटेशन उसकी प्रीवियसली अफेक्ट हो सकती है इंक्वायरी से, तो वो उस पर्सन को पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा इंक्वायरी में, और एविडेंस अपने डिफेंस में प्रोड्यूस करने के लिए देगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर द क्रेडिट ऑफ विटनेस इज बीइंग इम्ब्रीच्ड। तो ये चीजें तब यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी जब किसी विटनेस का क्रेडिट इम्पीच किया जा रहा होगा। अब चैप्टर 4 भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 90 मिनट्स की वीडियो हुई है, तो मैं सोचता हूँ 30 मिनट की वीडियोस होना, 30 मिनट की वीडियो हो तो सही रहेगा। तो प्रोसीजर, तो चैप्टर 4 बात करता है प्रोसीजर के बारे में। अब प्रोसीजर क्या होगा, तो सेक्शन 17 बात करता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स। तो जब कमीशन जब भी इंक्वायरी कर रहा है कंप्लेंट्स का किसी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, तो वो क्या कर सकता है, सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है, कॉल इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो या तो वो इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट मंगा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, और एनी अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनके सबऑर्डिनेट है, और जो टाइम पीरियड स्पेसिफाई इन्होंने किया है उतने टाइम के अंदर, मतलब यहाँ पे कमीशन मंगा रहा है तो कमीशन ही टाइम पीरियड बताएगा कितने टाइम के अंदर उनको वो रिपोर्ट चाहिए। अब प्रोवाइडेड दैट इफ द इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट इज नॉट रिसीव विद इन द टाइम
स्टिपुलेटेड बाय द कमीशन। जब तक कमीशन ने इतना टाइम पीरियड बताया था उतने टाइम के अंदर अगर उनके पास रिपोर्ट नहीं आई तो वो क्या करेंगे, इंक्वायर करेंगे कंप्लेंट में खुद से ही, मतलब खुद ही इंक्वायरी करने लगेंगे। और बी में लिखा है फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट। अगर इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट मिलने के बाद कमीशन सेटिस्फाई हो जाएगा कि आइदर दैट नो फर्दर इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड, कि या तो कोई भी फर्दर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, या फिर दैट द रिक्वायर्ड एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड और टेकन बाय द कंसर्न गवर्नमेंट, कि जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है जो कि इनिशिएट किया गया और टेकन किया गया गवर्नमेंट और अथॉरिटी के द्वारा, इट मे नॉट प्रोसीड विद द कंप्लेंट, कि पहले से ही मतलब एक्शन उन्होंने जो लिया लेना चाहिए था वो ले लिया गया गवर्नमेंट या अथॉरिटी के द्वारा, तो वो नॉट प्रोसीड कर रहा है, मतलब वो इट मे नॉट प्रोसीड विद द कंप्लेंट, वो कंप्लेंट से प्रोसीड नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे, और इन्फॉर्म कर देंगे इसके बारे में वो कंप्लेनेंट को अकॉर्डिंगली। मतलब उनको ऐसा रिपोर्ट मिलने के बाद ऐसा लगता है कि जो भी इंक्वायरी या जो कुछ भी वो कर रहे हैं, फर्दर इंक्वायरी जो कि रिक्वायर थी या जो भी रिक्वायर्ड एक्शन थे जो कि इनिशिएट हो गए करना थे वो कर लिए गए हैं, मतलब यहाँ पे किसके द्वारा, कंसर्न गवर्नमेंट या अथॉरिटी के द्वारा। तो उसके बाद वो इन्फॉर्म कर देंगे कि अब वो कोई मतलब ये यहाँ पे कोई भी कंप्लेन के अगेंस्ट वो प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, और कंप्लेनेंट को अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म भी कर देंगे। इससे कंप्लेनेंट चाहे तो आगे जाके अपील वगैरह जो भी होता होगा वो कर सकेगा, मतलब उसको बता देंगे इसके बारे में कि नहीं कर रहे हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है, मतलब पॉइंट नंबर 2 बात करता है कि विदाउट रजिस्टरिंग एनीथिंग कंटेनिंग क्लॉज फर्स्ट क्लॉज में कुछ भी दिया हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसको बिना इफेक्ट किए, इफ इट इज नेसेसरी हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ कंप्लेंट इट में इनिशिएट एन इंक्वायरी। तो जब भी उनको अगर नेचर ऑफ कंप्लेंट देख के अगर उनको लगता है कि नेसेसरी लगता है तो वो इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 18 बात करता है स्टेप्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी। तो ड्यूरिंग इंक्वायरी और आफ्टर इंक्वायरी क्या करेंगे, तो कमीशन में टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग और अपॉन कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी हेल्ड अंडर दिस एक्ट नेमली। तो कमीशन के पास यहाँ पे कौन कौन सी चीजें होंगी, मतलब कमीशन कौन कौन से यहाँ पे स्टेप्स लेगा ड्यूरिंग, मतलब इंक्वायरी के दौरान या फिर जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। तो कौन कौन से, सबसे पहले ए पॉइंट बात करता है कि वेयर द इंक्वायरी डिस्क्लोज कमीशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जब भी इंक्वायरी जो है वो डिस्क्लोज करती है कि वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का और नेग्लिजेंस हुआ है इन द प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, या फिर उसका अबैटमेंट हुआ है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो वो रिकमेंड कर सकता है कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी को। तो जब भी अगर मतलब यहाँ पे ए पॉइंट बात करता है कि जब भी इन्होंने इंक्वायरी की और उनको कमीशन को ऐसा लगता है कि यहाँ पे वायलेशन हुआ है किसी ह्यूमन राइट्स का, नेग्लिजेंस किया है किसी ने, प्रिवेंशन मतलब जो बचाव वो कर सकता था वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, या किसी ने अबैटमेंट किया है, और अबैटमेंट किसने किया, पब्लिक सर्वेंट ने, तो वो उस चीज को रेकमेंड किसको करेगा, गवर्नमेंट या अथॉरिटी को। और उनको ये चीजें करने के लिए बोलेगा कि मेक पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, की कंपनसेशन और डैमेज दे दे कंप्लेन को या कंप्लेनेंट को या विक्टिम को और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, जो कि कमीशन में कंसीडर नेसेसरी, जो कमीशन को ठीक लगता है। तो सबसेक्शन 2 बात करता है कि वो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दे फॉर द प्रोसिक्यूशन और सच अदर सुटेबल एक्शन एज द कमीशन में डीम फिट अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन, कि उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर दिया जाए जिससे उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमा हो सके, और कुछ सट अदर सुटेबल एक्शन लिए जाएं जो कि कमीशन को ठीक लगते हैं अगेंस्ट कंसर्न पर्सन या पर्सन के खिलाफ, और टू टेक सच फर्दर एक्शन एज में थिंक फिट, और वो जो अदर एक्शन लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। फिर रेकमेंड टू द कंसर्न गवर्नमेंट, वो कंसर्न गवर्नमेंट को रेकमेंड करेंगे और अथॉरिटी को एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी टू ग्रांट सच इन, सॉरी मैं यहाँ पे बी पॉइंट भूल गया, मैं बी पॉइंट से पढ़ाता हूँ। अप्रोच कर सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट को, कि वो डायरेक्शन दें, ऑर्डर से रिट दें, मतलब यहाँ पे वो डायरेक्शन अब मतलब कंसर्न करेंगे सच डायरेक्शन दें, वो मतलब को डायरेक्शन देना चाहे तो दे सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं, या फिर कोई रिट फाइल कर सकते, मतलब रिट भी इशू कर सकते हैं एज द कोर्ट में डीम नेसेसरी, जो कि कोर्ट को ठीक लगता है। रिट मतलब यहाँ पे सेक्शन 32, सॉरी आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, इसमें कुछ रिट्स वगैरह की पावर होती है, सिक्योर वारंट हो, सर्सरी, जो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें ये रहता है हैबियस कॉर्पस, तो वो सब चीजें यहाँ पे हैं।
फिर सी पॉइंट बात करता है कि रेकमेंड कर सकते हैं कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी को एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी में कि वो ग्रांट करे सच इमीडिएट इंटरिम रिलीफ, कि कुछ इमीडिएट इंटरिम रिलीफ दे दे विक्टिम को या मेंबर ऑफ उसकी फैमिली को, जो कि कमीशन को नेसेसरी लगता है। और डी पॉइंट बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ई में जो प्रोविजन दिए हैं उसके अलावा प्रोवाइड कर सकते हैं कॉपी ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट टू द पेटिशनर, तो पेटिशनर को वो कॉपी भी दे देंगे और उसके रिप्रेजेंटेटिव को। फिर ई पॉइंट बात करता है कमीशन शैल सेंड अ कॉपी ऑफ द इंक्वायरी, तो कमीशन जो है वो कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट की, मतलब कमीशन के पास जो इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी है उसको रिकमेंडेशन जो कि उस कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी या फिर कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी, सॉरी यहाँ से मैं फिर से पढ़ता हूँ, तो कमीशन शैल सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स इंक्वायरी रिपोर्ट, तो कमीशन जो है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी विद इट्स रिकमेंडेशन, जो उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी को या कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी को, तो मतलब और जो फिर मतलब जो भी उसने यहाँ पे ये था उसको वो यहाँ पे सेंड करेगा, मतलब कॉपी को सेंड करेगा कंसर्न गवर्नमेंट को या कंसर्न अथॉरिटी को। फिर जो कंसर्न गवर्नमेंट या कंसर्न अथॉरिटी है वो विद इन अ पीरियड ऑफ वन मंथ, यहाँ पे याद रखिएगा विद इन द पीरियड ऑफ वन मंथ, यहाँ पे टाइम लिमिट दी हुई है इसलिए इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। और सच फर्दर टाइम जो कि कमीशन ने अलाउ किया है वो फॉरवर्ड करेंगे इट्स कमेंट्स, मतलब अपने कमेंट्स को ऑन द रिपोर्ट, जो भी उनकी रिपोर्ट है, इंक्लूडिंग द एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन देयर ऑन टू द कमीशन, कि आपने वो एक्शन ही बताएंगे कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है, क्या एक्शन वो ले सकते हैं, कमीशन को बताएंगे ये चीजें। फिर जो कमीशन होगा एफ पॉइंट, कमीशन शैल पब्लिश इट्स इंक्वायरी रिपोर्ट टुगेदर विद द कमेंट्स ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट, तो जो कमीशन है वो पब्लिश करेगा अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट को, उसके साथ कमेंट्स जो है कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी की जो कि है एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन बाय कंसर्न गवर्नमेंट, जो कि एक्शन लिए गए हैं या फिर मतलब एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन, मतलब एक्शन या तो लिए गए या प्रपोज में है कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, की कमिटी के रिकमेंडेशन पे वो क्या-क्या एक्शन लेने वाले हैं या क्या-क्या एक्शन वो ले चुके हैं। फिर सेक्शन 19 बात करता है प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू आर्म फोर्सेस, तो आर्म फोर्सेस ने अगर कोई भी वायलेशन किया तो क्या होगा? तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, डीलिंग द कंप्लेंट्स विद द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो कोई भी अगर कंप्लेंट वो डील कर रहा है जो कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, जो कि मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ने के द्वारा की गई है, तो कमीशन यहाँ पे कौन-सा प्रोसीजर अपनाएगा? तो यहाँ पे नेमली लिखा हुआ है, द कमीशन शैल अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर नेमली, तो क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी? तो ए पॉइंट में लिखा हुआ है इट में आइदर ऑन मोशन, मतलब या तो खुद से ही या फिर कोई यहाँ पे रिसीव किया है कोई पेटिशन, सीक अ रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट माँग सकते हैं। सबसे पहले मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे या तो वो खुद से ही, खुद के मोशन में मतलब खुद से ही, या फिर उनको अगर किसी ने कुछ पेटिशन दिया हुआ है, मतलब कहीं से उनको पेटिशन मिला तो वो रिपोर्ट माँग सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर बी बात करता है आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट में आइदर नॉट प्रोसीड विद द कंप्लेंट और एज़ द केस में मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। तो जब भी उनको यहाँ पे रिपोर्ट मिली है, उसके बाद वो क्या करेंगे, या तो उस कंप्लेंट के ऊपर प्रोसीड नहीं करेंगे या फिर वो रिकमेंडेशन दे देंगे गवर्नमेंट्स को, अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को बता देंगे। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन्फॉर्म द कमीशन ऑफ द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन विद इन द 3 मंथ्स फ्रॉम और फर्दर टाइम एज़ कमीशन में अलाउ। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमीशन को इन्फॉर्म करेगी कि जो उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन पे जो भी एक्शन लिए गए हैं विद इन 3 मंथ्स, जब भी उनको 3 मंथ्स मतलब 3 मंथ के अंदर ही उनको अपने रिकमेंडेशन बताना, मतलब उनको अपने ये इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी कि उन्होंने क्या किया है। मतलब यहाँ पे सीधी-सीधी बात मैं फिर से बताता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्फॉर्म करेगी कमीशन को कि उसने क्या एक्शन लिए हैं इनकी रिपोर्ट्स पे विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और सच
टाइम एज़ कमीशन में अलाउ, तो या तो 3 महीने के अंदर या फिर जो टाइम पीरियड कमीशन ने दिया हुआ है उस टाइम पीरियड के अंदर में यहाँ पे उनको बताना पड़ेगा। फिर जो कमीशन है वो शैल पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स टुगेदर विद रिकमेंडेशन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है पब्लिश करेगा और उसके साथ-साथ वो कमीशन मतलब वो अपनी रिकमेंडेशन जो कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताई थी वो बताएगा। एंड द एक्शन टेकन बाय दैट गवर्नमेंट और उन मतलब उन रिकमेंडेशन पे जो गवर्नमेंट है उसने क्या-क्या चीज़ की है, क्या एक्शन लिया, वो भी लिखेगा। मतलब वो भी पब्लिश करेगा रिपोर्ट में। तो जो कमीशन है वो कॉपी प्रोवाइड करेगा रिपोर्ट की जो कि पब्लिश डेट की गई अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ द टू द पेटिशनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव। तो जो कमीशन है वो क्या करेगा यहाँ पे कॉपी ऑफ रिपोर्ट जो उसने पब्लिश की थी उनको वो दे देगा सबसेक्शन 3 में। मतलब जो सबसेक्शन 3 में यहाँ पे जो उसने रिपोर्ट पब्लिश की थी उसकी कॉपी किसको दे देगा? जो उसने रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करवाई थी, पेटिशनर को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे देगा। फिर सेक्शन 20 बात करता है एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन। तो कमीशन शैल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कमीशन जो है वो अपनी एक एनुअल रिपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड और जो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट है इनको एज़ मे एट एनी टाइम submit special reports on any matters which in its opinion is of such urgency or importance that it should not be deferred till the submission of annual report। तो कमीशन जो है वो एनुअल रिपोर्ट तो सबमिट करेगा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट जो भी इसकी होंगी एट एनी टाइम और वो मतलब वो नहीं और फिर उसके बाद वो एनी टाइम मतलब उसको अगर कभी कुछ ऐसा लगता है कि स्पेशल रिपोर्ट देना ज़रूरी है अभी क्योंकि उसके ओपिनियन में है कि अर्जेंट है और इम्पोर्टेंस में है ये और अगर इसको बाद तक के लिए डिले नहीं किया जा सकता तो वो एनुअल मतलब जब वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा तब तक के लिए इसको डिले नहीं किया जा सकता तो अर्जेंट भी यहाँ पे कुछ रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। मतलब सीधी-सीधी बात है सबसेक्शन 1 यहाँ पे मतलब हाँ, सबसेक्शन 1 ऑफ 20 का ये बोल रहा है कि कमीशन जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट जो कंसर्न है, उनको वो देगा। और एनुअल रिपोर्ट के अलावा अगर कुछ स्पेशल रिपोर्ट उसको लगता है, जो कि उसके ओपिनियन में अर्जेंट है और इम्पोर्टेंस की है और उसको जब तक वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने वाला तब तक के लिए नहीं छोड़ सकता, तो वो पहले भी उसको सबमिट कर सकता है। तो सबसेक्शन 2 बात करता है द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, मे एज़ द केस में शैल कॉज़ द एनुअल एंड द स्पेशल रिपोर्ट ऑफ द कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, शैल कॉज़ एनुअल रिपोर्ट्स जो एनुअल रिपोर्ट या स्पेशल रिपोर्ट जो उनको मिली है कमीशन की, वो उसको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखेगा और स्टेट लेजिस्लेचर के पास रखेगा रिस्पेक्टिवली एज़ अ केस में बी, अलोंग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन और उसके साथ-साथ वो एक मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन या प्रपोज़ टू बी टेकन या मतलब जो लेने वाले हैं, मतलब एक्शन या तो जो ले चुके हैं या जो लेने वाले हैं, उन रिकमेंडेशन पे कमीशन के, वो भी रखेगा एंड द रीज़न्स फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशन इफ एनी और अगर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन पे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उस नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशन के रीज़न्स को भी यहाँ पे वो बता देंगे मतलब इसी रिपोर्ट के साथ। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 5 से पढ़ेंगे।